Hey, hello everyone, this is SD Parmar and you all are again welcome back to Clara classes. In today's class, we are going to continue with biological classification. In last lecture, as I had told you that how human beings have survived, how they have struggled a lot for their survival, all those things are present in this chapter. We are going to study in this chapter. And I had also talked about different classification methods. जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आए थे द great Aristotle, and he had classified the organism into broad categories, plant and animals. I had told you that Aristotle classified this organism on the basis of only one criteria, presence or absence of RBCs. But this classification system was much not convenient to understand the interrelationship of organism as well as the evolutionary stages, phylogeny, and that is why this classification system was not considered. This classification system was not accepted by everyone, and that is when studies move further. And then after we got this system was also called artificial system. और इसके बाद आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कन्वीनियंट तो नहीं था, ये भी मच कन्वीनियंट नहीं था, बट इट वाज बेटर इन कंपैरिजन ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन. है ना, और एरिस्टोटल ने हमको जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया इसकी कंपैरिजन में नेचुरल वाला क्वाइट गुड इट वाज. देन आफ्टर वी गॉट 3 किंगडम क्लास, नो सॉरी, अगेन 2 किंगडम ओनली. Same it was, but it was at least benefited to understand some of the interrelationship of organism, as well as it was also explaining us the some stages of phylogeny. But the viruses were not kept properly, उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. दिस सिस्टम द बायोलॉजिस्ट हु गेव अस, हमने आपको उसका नाम भी बताया था, उनका नाम भी बताया था सर कार्लस लीनियस. और सर कार्लस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं. उन्होंने लिखा था एक बुक नेचरा सिस्टमा और सिस्टमा नेचरा, और फर्दर फिर उसी बुक से आगे बुक ऑफ सिस्टमैटिक वो लिखा गया, और उसके बेसिस पर बाकी सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया. तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी विल मूव फर्दर. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते जो ऑर्गेनिज्म से ब्रॉड कैटेगरी में, मतलब सिर्फ प्लांट एंड एनिमल. वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो अब तक अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं. और बहुत सारे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ समझा चुकी थी. एक्चुअली आई वांटेड टू स्टार्ट विद द चैप्टर सेल नाउ, बिकॉज आप लोग अगर पढ़ रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब होल बॉडी, तो ये होल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले आपको सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है. सो आई वांटेड टू स्टार्ट एक्चुअली सेल चैप्टर. और सच बताओ ना तो दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट. मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर, तो उसको और एंथुजियास्टिकली मैं करवा पाऊँगी. सो आई वॉज थिंकिंग फॉर दैट अगर बीच में शायद मैं इसको भी थोड़ा ले लूँगी, सेल का भी थोड़ा बहुत हम लोग ले लोगे, सो आई कैन एक्सप्लेन यू वेल एंड यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, so this much classification systems were not much convenient to understand everything about existence of all organism, phylogeny, interrelationship. हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो फिर क्या हुआ, हमें आज जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला है, हाउ डिड इट केम इन एग्जिस्टेंस, दैट वी विल मूव ऑन फर्दर नाउ. तो उसके बारे में देख लेते हैं. तो जैसे ये तो बताया कि ये सब इन्होंने काम किया था, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. लेट मी इरेज द बोर्ड ओनली. So the scientist who gave us 2 kingdom classification system was Carolus Linnaeus. 3 kingdom classification system हमें जिन्होंने दिया है उनका नाम है सर अर्नेस्ट हैकल.
ही गेव अस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आगे वाले जो 2 किंगडम थे दोज विल बी एज इट इज़ ओनली, उसको हटाया नहीं है। उन्होंने क्या किया, 1 मोर न्यू किंगडम ही हैड एडेड। तो अभी अपने पास 3 किंगडम हो गए। 2 जो पुराने थे, द ब्रॉड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज वुड बी एज इट इज़। उन्होंने ऐड किया मोनेराज, और मोनेराज में उन्होंने किसको रखा, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने स्टडी किया दैट रादर देन दिस प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो सो मैनी अदर किंगडम्स आर देयर, जिसे भी हमें स्टडी करना ज़रूरी है। दोज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सर्वाइवल। इन्हें हार्मफुल इफेक्ट है, हमारे पास सारी एप्लीकेशन से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी नीड टू स्टडी। फाइलोजेनी में भी इनका काफ़ी बड़ा क्रेडिट है एंड दे आर ऑल्सो कमर्शियली रिस्पॉन्सिबल है। हमारे गट बैक्टीरिया के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी में भी इनका काफ़ी रोल है। ये चीज़ें मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगी इनके एप्लीकेशंस में, पर अभी क्या है कि हम वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम ओनली। तो क्या किया इन लोगों ने, सर अर्नेस्ट हैकल ने प्लांटी और एनिमिला को ऐसे ही रखा। जो कार्लस लिनियस ने क्या किया था कि सब कुछ इसी के अंदर डाल दिया था, बिकॉज वी नो दैट 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया अर्लियर विच वॉज कॉल्ड ब्लू ग्रीन alga। तो ये जो साइनोबैक्टीरियाज है दे वर हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स, मतलब इन लोगों के पास भी क्लोरोफिल टाइप कंटेंट दे वर हैविंग, दैट इज़ वाई दे वर एबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस वजह से वो लोग ऑटोट्रॉप्स थे, बट स्टिल दे वर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। प्लांट की तरह तो ब्रॉड नहीं है। सो सर अर्नेस्ट हैकल ने इन सारे क्राइटेरियाज को स्टडी किया और उन्होंने एक नया ही किंगडम ले लिया, मोनेरा, एंड हियर ही केप्ट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मोनेरास उन्होंने पुटअप किया सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेरी लास्ट वीडियो ने किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी दैट यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़ दिस मच एंथुजियास्टिकली। आप इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं बहुत इंस्पायर हूँ और एंथुजियास्टिकली काम करने के लिए, आपको मेरा बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों एक ही चीज़ है। बोथ द थिंग्स आर यूज्ड फॉर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ओनली होम वी आर विजुअलाइजिंग थ्रू माइक्रोस्कोप, मतलब हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँ, उन स्टूडेंट ने मुझे ऐसे ही पूछा था कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स बोथ आर द सेम वर्ड ओनली, जो हम माइक्रोब्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया फंजाई सबके लिए यूज़ करते हैं। बट वन डिफरेंस यू कैन पुट अप, अगर आप माइक्रोब्स ना लिखे सिर्फ माइक्रोब लिखते हो तो दैट इज़ सिंगुलर। ये एक छोटा सा ग्रामेटिकल डिफरेंस हम बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांट और एनिमल तो था ही, मोनेरा अंदर पुटअप कर दिया गया। बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट सो मच कन्वीनियंट, क्योंकि जैसे मैं पहले तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टू स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, और ये सारी चीज़ें इसमें कन्वीनियंटली कंप्लीट नहीं हो रही थी। हमारा सारा ही जो confusions है, the doubts about phynogyny and all, this was not getting to be over with this classification system, and that is why biologists इसको भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए फिर आगे वो लोग बढ़े और इनके बाद आए सर कॉपलैंड। ओके, सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। उसके बाद आए कॉपलैंड और इन्होंने दिया हमको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो डेफिनेटली आगे वाला कोई भी क्लास तो उन्होंने रिमूव नहीं किया होगा, दोज विल बी एज इट इज़ ओनली। प्लांटी भी था, मोनेरा भी था और एनिमिला भी था। उन्होंने नया कुछ ऐड किया। अभी नया क्या ऐड किया? एंड बिफोर मूविंग हियर ना, वन मोर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो मोनेराज है ना, एक्चुअली इनके भी 3 टाइप है। मैंने चैप्टर 1 में आप लोगों को बताया था कि सर कार्ल वुज ने हमको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया है। दिस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन वॉज फॉर देम ओनली। मोनेरा इज एक्चुअली किंगडम फॉर ओनली बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया है आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन क्या था 3 किंगडम के बाद, कि सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दे पुट अप इनटू मोनेरा ओनली। पर इसमें भी डिफरेंस है। मैंने उसी टाइम बताया था तुमको कि फंजाई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और यूकैरियोटिक है। सो दिस प्रॉब्लम वाज कमिंग ओवर हियर कि अगर फंजाई यूकैरियोटिक है तो मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रिमिटिव सेल है, तो हम उसको अंदर कैसे पुटअप कर सकते हैं दोनों को साथ में, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड भी नहीं है। अनदर प्रॉब्लम वाज देयर, फंजाई को हम प्लांटी के साथ भी पुटअप नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज फंजाई इटसेल्फ इज नॉन फोटोसिंथेटिक, जबकि प्लांटी तो फोटोसिंथेटिक है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो अनफॉर्चुनेटली इसको भी एक्सेप्ट नहीं ही किया गया, बट हमें लिखना तो है ही। सो दिस 4 किंगडम्स वर, दिस 3 वर एज इट इज, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, and the fourth what Copeland sir gave was fungi। फंजाई के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। वैसे तो बायोलॉजी में हम जितनी भी बातें करें ना सब कम ही पड़ जाने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना ब्रॉड है। फंजाई के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। वैसे तो पूरा बायोलॉजी ही बहुत ब्रॉड है, पूरी लाइफ निकल जाती है स्टडी करने के लिए। मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए लाइफ कम नहीं पड़ती है। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग जितना डिटेल में जाए, सो मैनी थिंग्स आर देयर टू नो, हमें भी पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम पढ़ाते मतलब हमको सब कुछ आता ही है। तो फंजाई के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो फंजाई ऑन द अर्थ अराउंड 1 मिलियन ऑफ फंजाई आर देयर। फंजाई की जो स्टडी है उसको बोला जाता है माइकोलॉजी, नॉट माइथोलॉजी। फंगाई स्टडी इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। और मैं बता दूं आपको अराउंड 1 मिलियन जितने स्पीसीज़ है अर्थ पर फंजाई के, पर उसमें से फाइंड आउट सिर्फ 60 to 70,000 ही हुए, बाकी सारे अनफाउंड है। अभी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाए, क्योंकि डर लगता है फंजाई के ऊपर रिसर्च करने में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम डर्मेटोलॉजिस्ट है जो इसका इलाज करते हैं, और काफ़ी सारे इसके ड्रॉबैक है फंजाई के, स्किन इन्फेक्शंस एंड ऑल। सो इसके लिए पर सामने देखें ना तो हर सिक्के की 2 तरफ होती है। सो अनदर साइड फंजाई इज़ ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल टू अस। मेडिसिनल यूजेस काफ़ी ज़्यादा है, कमर्शियल यूजेस बहुत ज़्यादा है। तो फंजाई वॉज द न्यू किंगडम विच वॉज गिवन बाय सर कॉपलैंड। मैंने बताया ना शुरू में ही कि हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहे वो सेटिस्फैक्टरीली एक्सेप्टेड किया गया हो या ना किया गया हो, ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ हैविंग इट्स ओन बेनिफिट्स। जैसे शुरू में एरिस्टोटल सर ने सिर्फ प्लांट एनिमल दिए, नेचुरल सिस्टम में भी प्लांट एनिमल थे, कार्लस लिनियस ने भी वही दिए है, प्लांट एंड एनिमल, बट हर एक ने हमको नए नए क्राइटेरियाज बताए हर एक के ऊपर से। जैसे सर कार्लस लिनियस was not able to explain us anything about his classification system, पर हमें ये तो पता चला कि वायरस के ऊपर हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अभी ऐसे डाउट है जो अनसॉल्व है। सो दिस वाज बेनिफिट। सेम वे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड सर ने इस पे से ये समझने की कोशिश करी कि भाई फंजाई और मोनेरास एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेंट है, वी कैन नॉट कीप देम टुगेदर इन द सेम किंगडम। इसलिए उन्होंने नया किंगडम हमको दिया, पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। अगेन कम्स वायरस, डिबेट ऑफ द कॉम्पिटिशन, डिबेट कंसेप्ट है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर भी वायरस के बारे में कुछ भी नहीं है। इतना भी होने के बाद ना 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? बिकॉज वी केप्ट मोनेरा, पर यहाँ हमने बैक्टीरिया के साथ साथ उन यूनिसेल्युलर एनिमल्स को भी, यस मैं बोल रही हूँ यूनिसेल्युलर एनिमल, मतलब वो प्रीमिटिव, इतने प्रीमिटिव नहीं है, थोड़ा बहुत डेवलप हो चुके हैं, पर वो फंजाई नहीं है और ना ही वो बैक्टीरिया जितने प्रीमिटिव है, मतलब वेल डेवलप नहीं है एनिमल की तरह, पर इतने भी ज़्यादा लोअर नहीं है बैक्टीरिया की तरह, और फंजाई से रिजेंबल नहीं करते हैं, मतलब कि प्रोटोजुआस। तो ये प्रोटोजुआस को हम लोग दूसरे वर्ड में यूनिसेल्युलर एनिमल्स भी कहते हैं। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाए, इसलिए फिर आए एट लास्ट सर रॉबर्ट व्हिटेकर, हु गेव अस फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने 5th किंगडम हमको दिया प्रोटिस्टा, मतलब इन चारों के साथ नया हमको मिला प्रोटिस्टा, और आज तक हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं
5 kingdom classification system given by Sir Robert Whittaker. So that we will do now. So let us study 5 kingdom classification system. Okay, and this was given us by the great Sir Robert Whittaker. And till today we have been following this 5 kingdom classification only. अभी तक कोई नया क्लासिफिकेशन सिस्टम सर रॉबर्ट विटेकर के बाद आया नहीं है, शायद फ्यूचर में आ सकता है. तो पहले हम लोग बात करते हैं विच आर द 5 kingdom classification given by सर रॉबर्ट विटेकर. एक मोनेरा तो रहेगा ही, जिसमें उन्होंने रखे ऑल द बैक्टीरियाज जो कि प्रीमिटिव्स है, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं. देन प्रोटिस्टा यस. सो आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी डाउन हूँ आज. प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर एनिमल्स बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा. फंजाई विच वर मल्टी न्यूक्लिएटेड okay, so fungi multinucleated, non photosynthetic, and specially they are eukaryotic. फंजाई जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है. हाँ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर इट इज़ नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉफ नहीं है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सब कुछ डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी किंगडम. ओके, तो दिस वाज थर्ड किंगडम. फोर्थ, ये तो पता ही, ये तो लेना ही है हमको, प्लांटी, ऑल ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स, एंड द लास्ट केम एनिमेलिया. हमारे पास पूरा 2 चैप्टर है उसके अबाउट ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, मतलब प्लांट क्लासिफिकेशन किंगडम एंड एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स दोनों ही पढ़ने हैं. यहाँ देखिए अभी एनिमल में, बट आई हैव रिटन हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉपिज्म के बहुत सारे अलग अलग टाइप है, मतलब हम डिपेंडेंट है फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर आवर फूड आवर सेल्फ, मतलब हम किचन में बनाते हैं, सही बात है, पर इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हमको चाहे ना, वी आर डिपेंडेंट फॉर इट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स के ऊपर एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म. तो हेटरोट्रॉप्स में जैसे फूड चेन आप लोग छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हो कि पहले आते हैं प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग यही ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं. देन सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, एंड देन ओमनीवोरस. okay, and at last come decomposer. So as I had told you that Sir Robert Whittaker had classified this all organism into 5 different category on the basis of this thing only, means the specific criteria which Robert Whittaker used, that was everything. उनके हैबिटेट को स्टडी किया गया, उनकी फाइलोजेनी को स्टडी किया गया, रिजेंबलनेस को स्टडी किया गया, as well as the most important thing was that the mode of nutrition. So on the basis of the mode of nutrition उन्होंने हमको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. इसको ना एक डायग्राम फॉर्म में बना के समझते हैं. मेरा ना डस्टर खो गया है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग ऑल दिस थिंग्स. और अभी लॉकडाउन है तो स्टेशनरीज एंड ऑल नथिंग इज़ ओपन, तो टिल दिन मेरे को इससे काम चलाना पड़ेगा. देखिए सर रॉबर्ट विटेकर ने हमको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है
5 kingdom classification system, and he had given this on the basis of mode of nutrition. Okay, so मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा एक कैरेक्टर जो उन्होंने लिया ना, दैट वाज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एंड ऑल। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया पहले हम लोग ले मोनेराज। तो भाई इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आएगा? डेफिनेटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल मोनेराज इज पैरासिटिज्म है, एब्जॉर्प्शन है ना, दूसरे की बॉडी से लेते हैं। सो दिस वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरा। सेम थिंग इज अप्लीकेबल फॉर फंजाई, फंगस जिसको हम लोग सिंगुलर में फंगस बोलते हैं। इट वाज ऑल्सो पैरासाइट ओनली, है ना। कहीं कहीं पर ना ये पैरासिटिज्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। दैट ऑल एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी विल टेक व्हेन वी विल स्टडी इन डिटेल ईच एंड एवरी किंगडम। जैसे एक ही सिंपल एग्जांपल बता दूँ हमको, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग पढ़े हैं पी प्लांट इज़ अ लेग्यूम प्लांट, मीन्स द रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। सो ऑन दिस रूट नोड्यूल्स द राइजोबियम बैक्टीरिया गेट्स डिपोजिटेड, और वो ट्रैप करते हैं नाइट्रोजन विच इज़ गेटिंग रिलीज फ्रॉम द लाइटनिंग, वहाँ से ट्रैप करके उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल के ऊपर अपने शेल्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, और उन्होंने जो नाइट्रोजन को ट्रैप किया है दैट वुड बी टेकन बाय द पी प्लांट, तो वो अपनी नाइट्रोजन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब दोनों ही बेनिफिटेड है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं, मतलब सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड है। तो हेटेरोट्रॉपिज्म में हमको ये भी पढ़नी है। देन प्रोटिस्टा और प्रोटोजुआस भी बोलते हैं हम लोग, दे ऑल ऑल्सो वर पैरासिटिज्म, एब्जॉर्प्शन ही है इनका भी। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे आर photosynthetic, and animals heterotroph, and so many different heterotropism is there। हम लोग उसको इंजेशन भी बोलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, है ना, चबाते हैं, क्योंकि टीथ है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात की जाए तो दिस वर मल्टी सेलुलर, दिस वन इज this is also unicellular, multinucleated, and this is also unicellular. So this was the 5 kingdom which has been given to us by Sir Robert Whittaker, the 5 kingdom classification system। okay, और आज तक हम यही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक नया कोई किंगडम आया नहीं है, पर इन फ्यूचर नया किंगडम आने के चांसेस है। कैसे? तो देखो, दिस 5 आई हैव गिवन। अभी साइंटिस्ट ने यहाँ तक स्टडी किया, उन्हें लगा कि इतने ही ऑर्गेनिज्म हैं, पर क्या पता कुछ नया ऑर्गेनिज्म आ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस अभी हो रहे हैं। जैसे मैं ना कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि समझ लो कि फ्यूचर में अगर ऐसे प्लांट आए जो मूवमेंट करने लग जाए तो एक नया किंगडम आ सकता है ना, मोबाइल प्लांट्स, या तो फिर एनिमल क्लोरोप्लास्ट के साथ ही पैदा हो जाए। तो ये चीज़ शायद मैंने पहले भी डिस्कस करी है कोई भी एक क्लास में। तो मतलब क्या है कि हम कुछ सोचे नया बायोलॉजी में कुछ भी न्यू चीज़ हो सकती है, क्योंकि इवोल्यूशन होता रहता है ना। हम लोग अपनी लाइफ में सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन करते रहते हैं। सो एनी न्यू किंगडम, 6th kingdom could also come in future, but till today we have this 5 kingdom only, and in this chapter each and every kingdom very nicely in the detail we need to learn। तो ये पहले आपको प्रॉपरली समझना है। अगर कोई भी डाउट हो, यू पीपल कैन कमेंट मी, आस्क मी, यू कैन ऑल्सो ईमेल। ओके, इंस्टाग्राम पर भी है कुलेरा क्लासेस, आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हैं। ओके, स्टडी वेल एंड हैव अ हेल्दी एंड सेफ टाइम।